अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले 31 और 32 नंबर चैप्टर। इसमें दो गजल को एक साथ हम देखने वाले। ये दोनों गजल किसका लिखा था? हसन नईम का लिखा हुआ। हसन नईम ने इसमें दो गजलें लिखी। इससे पहले जो राइटर थे अहमद फाज, उन्होंने भी दो गजलें लिखी, 29 नंबर चैप्टर और 30 नंबर चैप्टर। उससे पहले थे मुबारक अजीमाबादी, उन्होंने भी दो गजलें लिखी, 27 नंबर चैप्टर और 28 नंबर चैप्टर। ये जो सनीफ है गजल, इसमें जितने भी राइटर सभी ने दो दो गजलें लिखी, याद रखिए सभी ने दो दो गजल लिखा। आइए ये जो चैप्टर 31 नंबर और 32 चैप्टर, इसको समझते हैं। ये किसका लिखा हुआ था? हसन नईम का लिखा हुआ ये गजल, याद रखिए हसन नईम का लिखा हुआ ये गजल है। इनका पहला गजल है जो वो 31 नंबर चैप्टर, इनका लिखा पहला गजल है वो 31 नंबर चैप्टर है। इनका लिखा दूसरा गजल है वो 32 नंबर चैप्टर, याद रखिएगा। अब आइए इसके मुसन्निफ जो हसन नईम, इनके मतलब कि हालात जिंदगी को समझते हैं, इनके हालात जिंदगी को पहले समझते हैं। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था, लेकिन वह हसन नईम के नाम से मशहूर हुए, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम क्या था? तो सैयद हसन था, लेकिन वह हसन नईम के नाम से ज्यादा मशहूर हुए। वो अपने असल नाम से ज्यादा हसन नईम के नाम से मशहूर हुए, याद रखिएगा। इनका तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन पूछे कि हसन नईम अपनी शायरी में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते, या अपनी शायरी में क्या तखल्लुस इख्तियार करते, क्या करते? तो नईम करते, याद रखिएगा। ये नईम इनका क्या था? तखल्लुस था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है हसन नईम की पैदाइश 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना बिहार में हुई, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ कब हुई? तो 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना में हुई। कहाँ? पटना कहाँ? तो ये सूबे बिहार का क्या जिला है, बिहार राज्य का क्या एक जिला है। या पूछे कि हसन नईम की पैदाइश किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? तो पटना शहर में हुई। या पूछे सूबे बिहार किस जिले में हुई? तो पटना जिला में। या क्वेश्चन पूछे कि हसन नईम का पैदाइशी ताल्लुक किस सूबा से, किस रियासत से, किस सूबा से, किस रियासत से? तो ये बिहार हो जाएगा, याद रखिए बिहार राज्य से इनका ताल्लुक है। उसके बाद है हसन नईम का ताल्लुक एक जीवकार खानदान से था, याद रखिए। हसन नईम का ताल्लुक एक जीवकार खानदान, जीवकार मतलब इज्जतदार खानदान से था। इनका जो सिलसिले नसब है हसन नईम का, इनका हजरत मखदूम से लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक मतलब जाता है। इनका मतलब कि जो सिलसिला नसब वो हजरत मखदूम से लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जाता है। ये बहुत ही मतलब इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनका खानदान जो था ये जीवकार खानदान था, याद रखिएगा। उसके बाद है हसन नईम ने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। क्वेश्चन पूछे कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो क्लासिकी शायरी का, याद रखिए क्लासिकी शायरी का इन्होंने गहरा मुताला किया था। उसके बाद है हसन नईम हिंदुस्तान के वजारत खारजा से भी वाबस्ता थे। हसन नईम जो थे ये क्या हिंदुस्तान के वजारत खारजा से भी वाबस्ता थे, मतलब ये विदेश मंत्रालय से भी मतलब ये वाबस्ता थे, मतलब ये फॉरेन मिनिस्ट्री में ये जॉब क्या करते, विदेश मंत्रालय में ये जॉब क्या करते। लेकिन किसी वजह से इनको ये नौकरी मतलब इनको छोड़ना पड़ गया था। इनको वजारत खारजा में जो ये जॉब करते थे, किसी वजह से मतलब इनको ये छोड़ना पड़ गया था। ये जो इनका जॉब था, ये जॉब से मतलब जब ये इसको छोड़े थे उसके बाद से इनको मतलब हालात बहुत मतलब बद से बदतर होने लगी, माली हालात मतलब खराब होने लगी इसको। उसके बाद जब इनको हालात खराब होने लगी तब क्या करिए, तब हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट में दिल्ली के डायरेक्टर भी हुए। उसके बाद ये नौकरी छोड़ने के बाद क्या किए, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर भी हुए। उसमें मतलब ये उस ओहदे पर फायज थे। लेकिन इनका जब तबियत जो ये मतलब कि बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, इनकी तबियत बहुत ज्यादा मतलब नसाज हो गई थी, उसकी वजह से इनको ये नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। याद रखिए गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के जो डायरेक्टर थे, इस ओहदे पर जो फायज थे, इस ओहदे से भी इनको हाथ धोना पड़े, ये नौकरी भी इनको छोड़ना पड़ा इनको तबियत के लिए। इनको तबियत बहुत नासाज थी, बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसके बाद ये जितने मतलब कि इनका क्या था मतलब कि जमीन जायदाद था सब मतलब ये बेचने लगे, उसके बाद सब फरोख्त करने लगे। मतलब पूरा हालात जितना मतलब खराब होने लगा तो ये अपना जितना मतलब कि धन दौलत सब अपना बेच के मतलब कि अपना जिंदगी गुजारा करने लगे। लास्ट समय जब इनका आया तो मतलब इसके पास कुछ नहीं रहा, इनके पास कुछ नहीं रहा। इसकी वजह से इनको मतलब कि अच्छा से मतलब इनका इलाज भी नहीं हो पाया, अच्छा से इनका इलाज भी नहीं हो पाया। इसकी वजह से इनकी मतलब कि इंतकाल भी हो जाती है खराब मतलब इलाज की वजह से। उसके बाद है हसन नईम के पहले उस्ताद फसीउद्दीन बिल्खी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे हसन नईम के पहले उस्ताद कौन थे? कौन थे? तो फसीउद्दीन बिल्खी थे, फसीउद्दीन बिल्खी थे। उसके बाद है दूसरे बुजुर्ग उस्ताद मतलब कि हसन नईम के दूसरे उस्ताद मतलब कि और जो दूसरे मतलब के उस्ताद थे जो उनको मतलब अपनी शायरी के लिए मतलब इनको हौसला अफजाई करते थे, मतलब कि वो इनको मोटिवेट किया करते थे। दूसरे शायरों का नाम है बिस्मिल अजीम आबादी, जमील मजहरी, मोइन अहसन थे, याद रखिएगा। इनके मतलब कि दूसरे जो बुजुर्ग उस्ताद थे उसका नाम क्या है? तो बिस्मिल अजीम आबादी, जमील मजहरी और मोइन हसन थे, याद रखिएगा। उसके बाद है हसन नईम जो थे ये मोमिन और गालिब से भी मुतासिर थे, मतलब कि हसन नईम की इनकी शायरी में मोमिन और गालिब का रंग पाया था, उनका मतलब झलक पाया था। ये गजल में मतलब कि शेरो शायरी भी ये मोमिन और गालिब से भी बहुत ज्यादा मुतासिर थे, उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट थे, याद रखिएगा। उसके बाद है हसन नईम का इंतकाल 22 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई में हुआ। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे हसन नईम का इंतकाल कब और हुआ? कब हुआ? तो 22 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई के किसी कोने में, मुंबई के किसी कोने मतलब पूरा क्लियर नहीं लिखा है, मुंबई के किसी कोने में इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त इनके पास मतलब कि हालात बहुत खराब हो गई थी, अच्छा से मतलब ये इलाज अपना नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इनको मतलब कि इंतकाल हो गया। इसको याद कब हुआ इनका इंतकाल? तो 22 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई में हुआ।
इसको याद रखिएगा। अब आइए इसमें जो गजल दिया हुआ है इसको समझते हैं। ये इसमें दो गजल दिया हुआ, हसन नईम का लिखा हुआ है। इसमें पहला गजल ये 5 अशार पे मुश्तमिल है, दूसरा गजल इसमें 7 अशार पे मुश्तमिल है। इसमें दोनों गजल को बारी बारी से समझेंगे। पहले इसमें पहला गजल को समझते हैं। आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें पहला गजल है, कल बोजा में हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तो वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। इसमें हसन नईम कहते हैं कि कल बोजा मतलब दिलो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। मतलब तू वह सूरज है कि तू डूब भी गई तो तुम्हारी परछाइयां हम लोग के दिल में मतलब कायम रहेगी हमेशा हमेशा, मतलब तुम्हारी यादें हमारे साथ रहेगी। उसके बाद है, अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फना रुसवाइयां रह जाएंगी। इसमें मतलब इसमें शायर करेगी अहले दिल मतलब दिल वालों को, मतलब कि सदिया तक मेरी मतलब कि दीवानगी मेरी जुनू मतलब याद रहेगी, शोहरतें मिट जाएगी, शोहरतें फना हो जाएगी, मैं जो अच्छा काम कर चुका हूँ, मैं जो नेक काम कर चुका हूँ, या मेरी जो शोहरत है वो मतलब कि सब मिट जाएगी। मेरे जितने भी बुरे काम है, मेरे जितने मतलब कि रुसवाइयां है, जितने बदनामियां है, वो सब मतलब लोगों को याद रहेगी। मेरे नेक काम है सब मतलब लोग इसे भूल जाएंगे, सब फना हो जाएगी, सब मिट जाएगी। जितने भी मेरे बुरे काम है ये सब मतलब सबको याद रहेगा। ये इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गजलें सुबह शाम, तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां रह जाएगी। इसमें शायर करेगी मेरी गजलें जो है, मेरी जो गजलें हैं मतलब ये गुफ्तगू करेगी, बातें करेगी, मतलब सुबह शाम मतलब मेरी गजलें सबसे गुफ्तगू करेगी, बातें करेगी। मतलब तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां रह जाएगी, मतलब तेरी ही तन्हाइयां में मेरी भी तन्हाइयां रह जाएगी। उसके बाद है, मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, बज़्म यारा में ख्याल आराइयां रह जाएगी। मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, मतलब मैं अपने तलाश में एक दिन निकल ही जाऊंगा यहाँ से, एक दिन अपने तलाश में अपनी जुस्तजू में निकल जाऊंगा। बज़्म यारा में मतलब कि दोस्त यारों में मेरी सिर्फ आराइयां ही रह जाएगी, मेरे ख्याल की सिर्फ आराइयां ही इसमें रह जाएगी। उसके बाद है, दूर तक कोई ना होगा नगमा संजू में नईम, बस चमन में याद की पुरवाइयां रह जाएगी। लास्ट लाइन में शायर इसमें अपना मक्ता मतलब कि ये लास्ट लाइन को क्या कहते हैं, गजल काफी को मक्ता कर, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें शायर कर रहे हैं कि दूर तक कोई ना होगा नगमा सुनाने वाला नहीं, मतलब दूर दूर तक नगमा सुनाने वाला नहीं होगा, बस चमन में पुरवाइयां ही रह जाएगी, बस ये हमारी यादें ही यादें रह जाएगी। हम कहाँ गए, किस लिए गए, ये सब किसी को कुछ मतलब पता भी नहीं चलेगा। ये जो फर्स्ट गजल था, इसमें पहला जो गजल है इसमें शायर मतलब अपना मायूसी को मतलब की एहसास मतलब इसमें उनकी झलक दिखाई देती है। इसमें शायर की मायूसी इसमें दिखाई दे रही है, ये शायर बहुत मतलब उदासी में मतलब ये लिख रहे हैं इस गजल को। अब आइए दूसरा गजल को भी समझते हैं। पहला गजल को समझ चुके इसमें, अब दूसरा गजल को समझते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन है, फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, कहानी दिल की कोई दिल फगार हो तो कहें। इसमें कहा जा रहा है कि फसाना गम का मतलब अपना दिल का फसाना, मतलब कि अपना दिल का मतलब जो फसाना है ये मतलब कि किसको का है, तो मतलब जो मतलब कि सुनने वाला उसको का है, मतलब जो इसको मतलब सुनना चाह रहा है उसी को मतलब कहा चाहिए, जो सुनना ही नहीं चाह रहा उसको बताने से कोई फायदा है नहीं। इसमें कहानी दिल की कोई दिल फगार हो तो कहे, तो ये कहानी उससे कही जाए मतलब जो मतलब जिस हालात में भी हम है, इस हालात से वो मतलब आगे बढ़ चुका है, इस हालात से मतलब वो गुजर चुका है। ये नहीं कि मतलब कि मेरे पास मतलब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसके पास हुआ ही नहीं, तो उसको समझ नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम हमारे पास है उस प्रॉब्लम से वो निकल चुका है, उसके पास कहने से हमारा मतलब कि कुछ मतलब उसका बात बनेगी, इसको इसमें मतलब कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है, वहां यकी के खुद ही कहेंगे हरफे जुनून, यहाँ ये फिक्र फिजा साजगार हो तो कहें। यहाँ मतलब कि शायर कह रहे हैं उन्हें पता है ये बात मतलब मैं कह सकता हूँ उनसे उनसे मैं ये जनू मतलब ये जो मेरी दीवानगी है ये दीवानगी मतलब उनके सामने रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ मतलब कि मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ मतलब कि अच्छे वक्त को अच्छे माहौल को मतलब मैं तलाश कर रहा हूँ कि जब सही वक्त आएगा, सही माहौल आएगा, सही हालात आएगा, उस वक्त हम अपने मतलब कि अपने दिल की मतलब की बात को वहां पे रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, कहीं फसाना हिजरा बे रबत जिक्र वफा, किसी का अब ना तुम्हें इंतजार हो तो कहे। यहाँ पे शायर कर रहे हैं कि मतलब सभी को हम मतलब अपना दिल का हाल बयान करते हुए देखते हैं सुनते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने दिल की बात मतलब सबके सामने पेश करें, सबके सामने रखें, लेकिन हम बता नहीं रहे, हम अच्छे वक्त का इंतजार करें, हम उस वक्त का इंतजार करें, उस माहौल का इंतजार करें, जो मतलब हम ये बात मतलब सबके सामने रखें तो हमारी बात को समझे, इसलिए हम ये अपने बातों को रख नहीं रहे। उसके बाद उसी में छेड़ा ना हमने फसाना सब गम, कि उनकी शाम भी कुछ सौ गवार हो तो कहे। हम चाहते थे ये बात को रख सकते हैं लेकिन हम नहीं रख रहे थे, हम नहीं रख रहे थे, कहा उनकी जो उनकी मतलब जो दिन थी वो मतलब अभी बहुत ही अच्छा से गुजर रही थी, उनके दिन अभी बहुत ही मतलब कि एकदम शानदार जिंदगी मतलब उनका भी गुजर रहा था। हम चाह रहे थे उनका दिन मतलब कि जब मतलब कि सौ गवार हो, उनकी मतलब कि जो शाम है वो मतलब जब उदास हो, तब मतलब हमारे बात को जिस हालात में हम है उस हालात में वो भी आ जाए, तब हमारी बात को वो समझ पाएंगे, इसलिए हम अभी नहीं कह रहे हैं। उसका नेक्स्ट लाइन है, वह मुस्कुराए के बढ़म हुए गुजारिश पर, जो अपनी आंखों पर कुछ एतबार हो तो कहे। इसमें शायर कर रहे हैं मतलब हमने उनसे कुछ पूछा, हमने उनसे कुछ गुजारिश किया,
तो वो मतलब मुस्कुराए या मतलब हमसे नाराज हुए, मतलब कुछ हमको समझ नहीं आया, हमारे पूछने पर वो मुस्कुराए या हमसे मतलब नाराज हुए, कुछ हमको मतलब समझ ही नहीं आया, उनके लहजे से, उनके चेहरे को देख हमको समझ नहीं आया। जो अपनी आंखों पर कुछ एतबार हो तो है, हम हमें अपने आंखों पर कुछ एतबार, हमको कुछ समझ ही नहीं आया इसमें। उसके बाद है कहानी दौड़े जनों की, कहे तो किससे नहीं, जहां में हमसा कोई गमसार हो तो कहे। ये लास्ट लाइन है, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किए। गजल का आखिरी शुरू क्या था, तो मक्ता कहते हैं, ये मक्ता है, लास्ट लाइन है। इसमें कहानी दौड़े जुनून की मतलब मेरी जो कहानी है दीवानगी का, दीवानापन का, ये हम किससे कहे, नहीं हम किससे कहे, नहीं इसमें कह रहे सारे हम किससे कहे, कोई हमसा मतलब कि हम दर्द हो, कोई हमारा दोस्त हो, कोई हमारा रफीक हो समझने वाला, उसी से ना हम ये कहेंगे। कोई लेकिन मतलब कि हमारा कोई ये मतलब दुख, हमारा जो मतलब कि दीवानापन ये मतलब का है, ये कोई समझने वाला है नहीं, ऐसा कोई मतलब हमको आज तक मिला ही नहीं जिससे हम पूरा पूरा उसको समझा सके। कोई ऐसा मतलब हमारा दोस्त अभी तक नहीं मिला है जिसको हम पूरा पूरा मतलब ये समझा सके कि मेरी दीवानगी का मतलब क्या मतलब हालत, कहाँ मतलब कितना हम बेकरार रहते, ये किसी को हम बता ही नहीं पा रहे ना, ऐसा कोई मिला जिससे हम पूरा दिल का बात अपना रख सके, उसको पूरा बयान कर सके। ये भी दूसरा गजल का ये भी कंप्लीट हो गया। अब आइए इसका वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम का असल नाम क्या था। हसन नईम का असल नाम क्या था, हम पहले ही बता चुके, क्या था, तो सैयद हसन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, हसन नईम का असल नाम क्या था, असल नाम क्या था, तो सैयद हसन था। लेकिन यह अपने असल नाम सैयद हसन से भी ज्यादा ये हसन नईम के नाम से मशहूर हुई, ये अपने असल नाम से भी ज्यादा हसन नईम के नाम से ये मशहूर हुई, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम अपनी शायरी में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, हसन नईम अपनी शायरी में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, या अपनी शायरी में क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे, क्या करते थे, तो नईम करते थे। याद रखिए, ये नईम अपनी शायरी में तखल्लुस को इस्तेमाल करते थे, शॉर्ट नेम जिसको अपनी शायरी में यूज किया जाता है, इस्तेमाल करते तो क्या करते हैं, उसको तखल्लुस कहते हैं। ये नईम अपने शायरी में ये इस्तेमाल करते थे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ हुई। हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ कब हुई, तो 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना बिहार में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ कब हुई, तो 6 जनवरी 1924 ईस्वी, कहाँ हुई, तो पटना में। पटना कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, हसन नईम की पैदाइश सूबे बिहार की किस जिले में हुई, किस जिले में, तो पटना जिला में। क्या पूछे कि किस शोबा में हुई, इनकी पैदाइश किस शोबा में हुई, किस रियासत में हुई, मतलब किस राज्य में हुई, किस राज्य में, तो बिहार राज्य में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से, हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से, सूबे बिहार के किस शहर से या किस जिले से, किस शहर से, तो पटना शहर से। याद रखिएगा, पटना शहर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम का ताल्लुक किस खानदान से, हसन नईम का ताल्लुक किस खानदान से, किस खानदान से, तो जीवकार खानदान से। याद रखिएगा, जीवकार खानदान से। ये जीवकार खानदान क्या है, ये बहुत ही इज्जतदार खानदान है, ये बहुत ही आला तबका का मतलब खानदान है। इनका जो खानदानी सिलसिला नसब है, ये हजरत मखदूम से लेके हजरत अली रजी अल्लाह तआला तक पहुंचता है। इनका खानदान हजरत मखदूम से लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला तक मतलब जाता है। ये बहुत ही मतलब इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम कैसे शायर थे, हसन नईम कैसे शायर थे, कैसे शायर थे, ये क्लासिकी शायर थे। याद रखिएगा, इन्होंने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला भी किया था, ये क्लासिकी शायर थे, इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन देगा, हसन नईम कैसे शायर थे, तो फिक्री शायर थे, नफसियाती शायर थे, क्लासिकी शायर थे। क्या आंसर होगा इसमें, क्लासिकी शायरी थे ये, इसको याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था, हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया, किस शायरी का, तो क्लासिकी शायरी का। हम बता चुके हैं, क्लासिकी शायरी का बहुत डिटेल में मतलब इसमें स्टडी किए थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे, हसन नईम किस शोबा में, किस फील्ड में मतलब ये मुलाजमत करते थे, किस शोबा में, तो वजारत खारजा में, वजारत खारजा मतलब विदेश मंत्रालय में, फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या करते थे, जॉब किया करते थे, उसमें ये मुलाजमत किया करते थे। इसी वजह से ये मुलाजमत इनको छोड़ना पड़ गया था, इसको याद रखिए, किसी वजह से ये छोड़ दिए इस मुलाजमत को। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम किस इदारा के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर है, हसन नईम किस इदारा के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर है, किसके, तो गालिब इंस्टीट्यूट। याद रखिए, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के जो ये क्या था, उस पर ये डायरेक्टर थे, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर के ओहदे पर ये फाइल थे। लेकिन इनकी तबीयत नासाज होने के कारण, खराब होने के कारण ये नौकरी से भी इनको हाथ धोना पड़ गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, हसन नईम गजल गोई में किससे मुतासिर थे, हसन नईम गजल गोई में किससे मुतासिर थे, तो मोमिन और गालिब थे। याद रखिएगा, हसन नईम गजल गोई में किससे मुतासिर थे, किससे मुतासिर थे, तो मोमिन और गालिब से, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 22 फरवरी 1991 ईस्वी मुंबई के किसी कोने में, यहाँ मुंबई में लिखिए, मुंबई में ही मतलब हुआ है पूरा, मतलब पूरा एकदम डिटेल मतलब नहीं दिया कि कहाँ हुआ, एकदम कंफर्म नहीं दिया, मुंबई के किसी कोने में लिखता है। इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो 22 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई के किसी कोने में लिखता है। अब आइए इसमें किताब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है इसको भी समझ लेते हैं। इसमें मुख्तसर तरीन सवाल ऑब्जेक्टिव है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, बता चुके कहाँ, तो पटना में हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा।
उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पे है 22 फरवरी 1991 कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 फरवरी 1991 को, और मुंबई, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफी हुए? मतलब किस मुलाजमत को ये मतलब किसी कारण इसको छोड़ के थे, कौन सा मुलाजमत था? वजारत खारजा से हो गया, वजारत खारजा के ये ओहदे से मतलब उससे मुस्तफी हुए थे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम किस इदारा के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? किस इदारा के? तो गालिब इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के ओहदे पर ये क्या थे? मामूर थे, उससे फायज थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गालिब इंस्टीट्यूट हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर था सब आपको समझा दिया। हसन नईम का पूरा इनका बायोडाटा, गजल के बारे में पूरा उसको तस्वीर करके पूरा हम बता दिए। इसका भी क्वेश्चन आंसर को हम पूरा बता दिए। 32 नंबर चैप्टर है, 31 और 32 नंबर चैप्टर पूरा आपका ये रक्षा बुक में पूरा 38 नंबर ही इसमें चैप्टर है, जिसमें से 32 नंबर चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो चुका, पूरा खत्म हो चुका। अब आपको सिर्फ 6 नंबर चैप्टर इसमें और बचा है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसको समझ में आपकी कोई इसमें डाउट हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।